लिसनर्स, बीपीसीसी 131 के लेक्चर सीरीज़ में जो है अभी तक हमने ये देखा कि साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी को किस तरीके से परिभाषित किया गया है और साथ ही साथ मनोविज्ञान को क्यों हम जो है वो विज्ञान के कैटेगरी में रखते हैं कि क्यों हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस कहते हैं, क्योंकि इसका बेसिकली जो नेचर है वो साइंटिफिक है। एंड साइकोलॉजी में जो है हम दोनों तरीके से स्टडी करते हैं। एक तो हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी देखते हैं कि क्या साइकोलॉजी के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, और साथ ही साथ जो मनोविज्ञान का जो अप्लाइड एस्पेक्ट है कि हमको किस तरीके से यहाँ के प्रिंसिपल्स को जो है वो अप्लाई करना है इन एवरीडे सिचुएशन में, उसको भी हमने देखा। साइकोलॉजी का में जो है विभिन्न हमने उद्गमों की बात की, जिसमें से हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, इनके बारे में बात किया। लेकिन आज हम जो है इसमें कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्कूल्स थे, कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस थे जिन्होंने साइकोलॉजी को अपनी तरीके से परिभाषित किया है, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से इनके जो प्रिंसिपल्स हैं साइकोलॉजी के उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंटेम्प्रेरी स्कूल्स ऑफ थॉट देखेंगे जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो साइकोलॉजी जो है बिगिन हुई है, फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न की तरफ बढ़ती आई है, किस तरीके से उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लोगों ने किस तरीके से व्यवहार को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो इसमें जो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में जो सबसे पहला अप्रोच था वो था बिहेवियरिज्म, में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करें तो जॉन बी वॉटसन जो है, इन्होंने सबसे पहले एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सबसे अपना फेमस वर्क जो है वो ओरिजिन किया था, जो कि 20th सेंचुरी में था जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने विलियम वुंट जो कि कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये कहा, वॉटसन ने, कि जो कॉन्शियसनेस का जो टर्म है वो बहुत ही एक एब्स्ट्रैक्ट सा टर्म है, और उन्होंने ये कहा कि बिहेवियर को जो है हम इस कॉन्शियसनेस के टर्म्स में ही जो है वो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी में, जो मनोविज्ञान में जो हमें बिहेवियर दिखाई देता है, जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, उसको ही हम स्टडी कर सकते हैं और किसी को हम स्टडी नहीं कर सकते। यानी जो कोवर्ट बिहेवियर्स हैं उनको हम अध्ययन नहीं कर सकते। यहाँ पर दो तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार को डिफरेंशिएट किया था। एक था ओवर्ट बिहेवियर और कवर्ट बिहेवियर। तो ओवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर है जो कि हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जो कवर्ट बिहेवियर है जो कि हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई देता। तो वॉटसन ने, उन्होंने यही कहा कि जो बिहेवियर हमें दिखाई देता है डायरेक्टली, जिसको कि हम सीधे तरीके से देख सकते हैं, केवल उसी बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसी बिहेवियर को हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है, जो विलियम वुंट और जो टिश्नर का जो कॉन्सेप्ट था कॉन्शियसनेस का, उसको उन्होंने डिसरिगार्ड किया और उन्होंने कहा कि केवल हम वही बिहेवियर हम अध्ययन में ला सकते हैं जो कि हमें परोक्ष रूप से बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बाकी किसी बिहेवियर का हम अध्ययन जो है वो नहीं कर सकते। तो वॉटसन ने जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, और उन्होंने ये भी कहा कि जो वो बिहेवियर जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस को किस तरीके से इंगेज कर रहे हैं, केवल हम उसके ऊपर ही ध्यान दे सकते हैं। वॉटसन ने जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्सेस के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि, और इन लोगों ने लर्निंग के क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया है। ये जितने भी तीन हमारे बिहेवियरिज्म के जो ओरिजिनेटर हैं, यानी वॉटसन है या पेवलॉव है या स्किनर है, इन्होंने सीखने के क्षेत्र में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। और इसलिए इन्होंने कहा कि जो कोई भी जो बिहेवियर है जो हम सीखते हैं, वो हम कंडीशनिंग के थ्रू या लर्निंग के थ्रू जो है हम अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने, वॉटसन की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2-3 चीज़ों पर एम्फेसिस किया कि पहले तो हमें उन बिहेवियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है जिसमें कि एनिमल्स और ह्यूमन किस तरीके से इंगेज हैं अपने बिहेवियर को करने के लिए, कौन सी एक्टिविटीज़ वो करते हैं जिसमें कि वो पूरी तरीके से इंगेज रहते हैं, उस पर ध्यान देना है। बिहेवियरिज्म ने किसी भी तरीके से पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में कोई बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। वॉटसन ने ये भी कहा कि जो बिहेवियर ऑब्जर्वेबल है केवल हम उसी की स्टडी कर सकते हैं, बाकी और किसी बिहेवियर की हम स्टडी नहीं कर सकते। और साथ ही साथ उन्होंने कंडीशन रिस्पॉन्सेज, यानी जो लर्निंग के थ्रू जो हमने रिस्पॉन्स सीखे हैं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया कि वॉटसन ने कंडीशन रिस्पॉन्सेज, लर्न बिहेवियर और एनिमल बिहेवियर को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। उसके बाद जो दूसरे यहाँ पर
जो मेन ओरिजिनेटर थे जिन्होंने बिहेवियरिज्म में अपना योगदान दिया है, वो है पेवलॉव 1849-1936 में, जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे और इनका डाइजेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान था। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो है में कंडीशनड रिस्पॉन्सेस के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया पेवलॉव ने। इन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यवहार, जैसा कि वॉटसन ने कहा था कि हम लर्निंग के थ्रू या कंडीशनिंग के थ्रू सीख जाते हैं, तो इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रयोग किया था जो कि कुत्ते पर किया था इन्होंने। और इन्होंने ये बताया उस प्रयोग के दौरान कि जब भी हम किसी भी एक ओरिजिनल स्टिमुलस को, यानी जो वास्तविक उद्दीपक है, अगर उस उद्दीपक के साथ हम किसी भी तटस्थ उद्दीपक को बार-बार अगर हम पेयर करते हैं, तो तटस्थ उद्दीपक भी वही जो अनुक्रिया देने लगता है जो कि हमारा ओरिजिनल स्टिमुलस दे रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल में इन्होंने बताया कि जो कुत्ता था वो फूड को देख करके लार का स्त्राव करता था, तो ये एक ओरिजिनल स्टिमुलस हमारा फूड था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि इस फूड के साथ इन्होंने एक तटस्थ उद्दीपक जिसको कि जो कि बेल था या घंटी थी, उसके साथ उन्होंने क्या किया, पेयर किया। यानी कहने का ये तात्पर्य था कि फूड को देने से पहले जो है पेवलॉव घंटी को जो है वो बजाते थे और उसके बाद जो है कुत्ते को फूड दिया जाता था। तो जब उसके बाद धीरे-धीरे जब ये प्रक्रिया की जाने लगी और बार-बार जो है तटस्थ उद्दीपक को वास्तविक उद्दीपक के साथ जब पेयर किया जाने लगा, तो पेवलॉव ने ये देखा कि तटस्थ उद्दीपक के होते ही तुरंत लार का स्त्राव जो है वो कुत्ता करने लगा था और उसके बाद उसको फूड दिया जाता था। तो पेवलॉव का जो है वो कंडीशनिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और इनकी कंडीशनिंग को हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, जहाँ पर इन्होंने इस तरीके के प्रयोग करके ये दिखाया कि कोई भी व्यवहार या किसी भी चीज़ को अगर हम बार-बार पेयरिंग करें किसी भी वास्तविक उद्दीपक के साथ, तो जो हमारा जो जिसको हम पेयर कर रहे हैं, यानी जिसको जो तटस्थ उद्दीपक है, वो भी वही रिस्पॉन्स, वही अनुक्रिया देने लग जाता है जो कि हमारा वास्तविक उद्दीपक देता था। और ये वाली जो कंडीशनिंग है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुई। उसके बाद स्किनर ने भी जो है अपना योगदान दिया 1904-1990 में। उन्होंने माइंड को एज अ मैटर की तरह उन्होंने स्टडी करने से डिसरिगार्ड किया। उन्होंने ये कहा कि हम केवल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को ही स्टडी कर सकते हैं। और स्किनर का लर्निंग के क्षेत्र में जो है जो योगदान रहा है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से बहुत फेमस हुआ। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवहार को हम 2 तरीके से सिखा सकते हैं। एक तो उस व्यवहार के लिए रिवॉर्ड देकर, जिसको कि उन्होंने रीइंफोर्समेंट कहा, और दूसरा उसी किसी भी खराब बिहेवियर के लिए एक पनिशमेंट दे करके, यानी दंड दे करके भी हम उसको सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर स्किनर ने जो है वो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू किस तरीके से व्यवहार को सिखाया जा सकता है उसके ऊपर उन्होंने बहुत फोकस किया। और इस तरीके से बिहेवियरिज्म जो है वो बहुत बड़ा स्कूल बन करके आगे निकल कर आया, जिसमें कि उन्होंने जो है बहुत साल तक इन्होंने जो है वो अपना साइकोलॉजी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और उसके बाद जो है वो धीरे-धीरे इसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो बिहेवियरिज्म को अगर हमने देखा तो यहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा जो मुख्य इसके संस्थापक रहे हैं, वॉटसन, स्किनर एंड द पेवलॉव। वॉटसन ने जो है वो कंडीशनिंग के क्षेत्र में और फियर रिस्पॉन्सेस के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। स्किनर ने जो है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को दिया, जिसमें उन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में बात किया। एंड पेवलॉव ने कहा क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि उन्होंने ये कहा कि किसी भी उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक से वही रिस्पॉन्स निकल के आ सकता है जो कि वास्तविक उद्दीपक से निकलता है। उसके बाद अगर कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस के बारे में हम आगे बढ़ें तो उसके बाद साइकोएनालिसिस आया। साइकोएनालिसिस जो है वो ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट सिगमंड फ्राइड जो है 1856 और 1938 में लेकर के आए थे। और सिगमंड फ्राइड का जो है हम फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान भी बोलते हैं। और इन्होंने जो है वो साइकोएनालिसिस बहुत लंबे समय तक जो है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान देता रहा है। और आज भी साइकोएनालिसिस की जो कई थेरेपीज़ हैं हम उसको यूज़ करके जो रोगी है उनको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसको कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा देखने को ये मिलता है। तो साइको एनालिसिस में जो फ्राइड का जो मेन कॉन्सेप्ट था, उन्होंने
3 तरीके से माइंड के स्टेट्स को बताया था, मेंटल स्टेट्स को। एक था कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और द अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस मेंटल स्टेट वो है जहाँ पर जो हमारे अवेयरनेस पर होती है, जिसके बारे में हम पूरी तरीके से जागरूक रहते हैं, उसको उन्होंने कॉन्शियस कहा। सबकॉन्शियस उन्होंने ये कहा कि जब हम मेमोरी को ईज़िली रिकॉल कर ले जाते हैं अपने उसमें, तो वो हमारा सबकॉन्शियस पार्ट है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा भाग है जो कि हमें पता भी नहीं होता है, जिसको कि उन्होंने कहा कि वो हमारा अनकॉन्शियस जो भाग है, जहाँ पर हमारे जितने भी हमारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, उन सबको हमने उस अनकॉन्शियस में जो है क्या कर रखा है, दबा रखा है। तो फ्राइड के अनुसार ये जो अनकॉन्शियस भाग है, ये जो अनकॉन्शियस मेंटल स्टेट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उन सबको हमने ये क्या किया हुआ है, दबाया हुआ है। और फ्राइड ने ये भी कहा कि जो हमारा बिहेवियर है, वो हमारे अनकॉन्शियस मेंटल स्टेट से बहुत ज़्यादा गवर्न होता है। यानी जितने भी ह्यूमन बीइंग है, उनका जो भी बिहेवियर है, वो अनकॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा गवर्न होता है, बहुत ज़्यादा वो उसको फॉलो करता है। और ये अनकॉन्शियस माइंड जो है, इम्पॉर्टेंट रोल हमारे प्ले करता है नर्वस डिसऑर्डर्स में और स्ट्रेस में, जो कि हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से हुआ है। फ्राइड ने ये कहा कि जो अर्जेस होती हैं, जो ड्राइव्स होती है, वो हमारे बिहेवियर एंड थॉट के थ्रू क्या होते हैं, एक्सप्रेस हम उसको करते हैं। यानी हमारे जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी अर्जेस हैं, हमारे जो भी मोटिवेशंस हैं, ड्राइव्स हैं, उन सबको हम अपने बिहेवियर और थॉट के थ्रू जो है वो उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। फ्राइड ने कहा कि जो द अनकॉन्शियस जो थॉट्स और मेमोरीज एंड फीलिंग्स हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही अनकॉन्शियस टॉक जो है वो हमारे बारे में पता लगाती है कि हम जो है वो हमें किस तरीके की परेशानी है। और इसलिए इन्होंने कहा कि जो अनकॉन्शियस मेंटल स्टेट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे माइंड का। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब अनकॉन्शियस का जो भी मटेरियल उसके अंदर दबा हुआ है, जो भी हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, या हमारे डिज़ायर्स हैं, या हमारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो कैसे निकल कर के बाहर आते हैं। तो उन्होंने जो है बहुत कुछ मेथड्स दिए, जिनके थ्रू हमारा अनकॉन्शियस जो है वो हमारा कॉन्शियस का मटेरियल सबकॉन्शियस में, उसके बाद कॉन्शियस में आता है। तो उन्होंने फ्री एसोसिएशन एक मेथड दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी क्लाइंट है वो फ्रीली टॉक करे, जो भी उसको उसके दिमाग में किसी भी चीज़ को देख के जो भी चीज़ आ रही है, लगातार वो उसके बारे में फ्रीली टॉक करे। किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, जिसको कि उन्होंने फ्री एसोसिएशन कहा। उसके बाद उन्होंने एक और मेथड को डेवलप किया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्राइड का जो एक उस एरिया में बहुत ही योगदान रहा, जो कि था ड्रीम एनालिसिस। और इन्होंने कहा कि ड्रीम्स जो होते हैं, जो हम सपने देखते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस का ही क्या होता है, पार्ट होता है, क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस में जो चीज़ दबी होती है, वो सब हमारे सपने के थ्रू बाहर निकल कर के आती है। इसलिए ड्रीम को उन्होंने कहा कि ये एक अनकॉन्शियस माइंड की तरफ जाने का शाही रास्ता है, कि अगर हमें लगातार ड्रीम्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अनकॉन्शियस में कोई चीज़ दबी है, जो कि हमारे सपने के थ्रू हमारे निकल कर के आ रही है। यहाँ पर उन्होंने कई सारे ड्रीम्स के बारे में इंटरप्रिटेशन दिया है ड्रीम एनालिसिस में, जिसमें कि उन्होंने ड्रीम्स को जो है वो कुछ ऐसी ड्रीम्स जो कि हमें याद रह जाती है और हम उसको बता पाते हैं, उनका भी अलग तरीके से उन्होंने व्याख्या किया है। कुछ ऐसी ड्रीम्स जो है, जो कि हमें याद नहीं रहती, लेकिन हमने वो सपना देखा है, उसका भी एक व्याख्या है। कुछ ऐसी ड्रीम्स जहाँ पर हम कुछ अलग-अलग लोगों को देख लेते हैं, जिनको शायद हमने कभी नहीं अभी तक देखा है, उसके बारे में भी उन्होंने एनालिसिस किया है। तो जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था फ्राइड का, जिसमें उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू जाने का एक शाही रास्ता उन्होंने दिया, कि हम किस तरीके से अनकॉन्शियस का मटेरियल कॉन्शियस में लेकर के आते हैं। इस प्रोसेस को उन्होंने साइकोएनालिसिस कहा, और साइकोएनालिसिस आगे जाकर के बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जो कि जिसके मेन कंट्रीब्यूटर सिगमंड फ्राइड रहे हैं। उसके बाद सिगमंड फ्राइड ने एक तो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड दिया, जिसको उन्होंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने पर्सनैलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है, उनका जो पर्सनैलिटी है वो 3 स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जिसमें उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात किया था। उन्होंने कहा कि इड जो है वो हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है, जो कि पूरी तरीके से अनैतिक है, और पूरी तरीके से वो अनकॉन्शियस पर ही क्या करता है, काम करता है। इड ऐसा भाग है जहाँ पर कोई भी नैतिकता हमें देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि कोई भी सेक्सुअल डिज़ायर है, कोई भी अगर कोई इमोरैलिटी है, वो सब हमारे इड के
अंदर जो है वो दिखाई देती है। और ये हमारा सबसे पहला भाग होता है पर्सनैलिटी का, जो कि ज़्यादातर बच्चों में हमें ये दिखाई देता है। इड ऐसा भाग है जो कि केवल प्लेज़र के लिए काम करता है, कि अगर उसको किसी भी चीज़ से खुशी हो रही है, उसको ये मतलब नहीं होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जो भी उसको चीज़ प्लेज़र देती है, जो भी उसको चीज़ खुशी देती है और जो भी उसको तुरंत का सैटिस्फैक्शन देती है, इड केवल क्या करता है, उसी पर ही काम करता है। तो ये पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर का पहला पार्ट था जो कि फ्राइड ने बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको कि हम ईगो बोलते हैं। और ईगो जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है पर्सनैलिटी का। और इसमें ईगो जो है हमारा रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, कि क्या चीज़ सही है को उस सिचुएशन के लिए। जो उस सिचुएशन के लिए सही है, हमें वही चीज़ को करना है। तो ईगो जो है हमारा एक ऐसा भाग है जिसको कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ माइंड कहा गया है, जो कि बहुत ही मेन भाग है हमारा, जो कि हमें ये बताता है कि क्या चीज़ सही है उस सिचुएशन के लिए और क्या चीज़ गलत है। इसी तरीके से जब बच्चा आगे बढ़ता है, तो उसके बाद जब वो फैमिली के साथ या लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी का एक और भाग जो है वो उत्पन्न होता है, बनता है, जिसको कि उन्होंने सुपर ईगो कहा, पराहम जिसको कहा जाता है। और सुपर ईगो वो भाग है जो कि मोरालिटी यानी नैतिकता पर काम करता है, कि कोई भी सिचुएशन हो, ना हमें झूठ बोलना है, हमें हमेशा ईमानदारी दिखाना है। तो सुपर ईगो वो भाग है जो कि हमें अपने परिवार से मिला है, सोसाइटी के नॉर्म से मिला हुआ है, जो भी समाज ने हमारे लिए जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए हैं वो हमें वहाँ से मिला हुआ है। तो सुपर ईगो जो है बेसिकली मॉरलिटी यानी नैतिकता के ऊपर काम करता है। तो फ्राइड का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसमें फ्राइड ने सबसे एक तो वो बेसिकली एक ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट थे, और उन्होंने जितना भी अपना थ्योरी दिया है, जितना भी उन्होंने बताया, वो अपने क्लाइंट्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन करके बनाए हैं। जो क्लिनिक में उनके क्लाइंट्स आते थे, उनको ही ऑब्जर्व करके उन्होंने साइकोएनालिसिस को प्रपोज किया इन 1856 और 1938 में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है, जिससे कि हमारा ज़्यादातर बिहेवियर जो है वो गवर्न होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जो हमारे बाल्यावस्था के अनुभव है, वो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं से पर्सनैलिटी जो है हमारी डेवलपमेंट हमारा होता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो कि जैविक कारक हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बिहेवियर को समझने के लिए। और उन्होंने अपनी थ्योरी को जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला उन्होंने माइंड के बारे में बताया, मेंटल स्टेट्स के बारे में, जो कि 3 थे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। उसके बाद उन्होंने पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जो भी 3 थे, इड, ईगो और सुपर ईगो, जहाँ पर इड जो है केवल प्लेज़र पे काम करता है, केवल अनकॉन्शियस भाग पर ही काम करेगा वो। ईगो जो कि हमारा रियलिटी पे काम करता है, और सुपर ईगो जो हमारा मोरालिटी पे काम करता है। उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी को भी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे बच्चा जब पैदा हुआ तो कौन से डेवलपमेंट होता है उसका, फिर जब वो चाइल्डहुड में आता है, फिर जब वो अडल्टहुड में आता है, तो कैसे-कैसे उसका विकास होता है। और साथ ही साथ उनके कुछ मेथड्स बहुत फेमस हुए, जो कि आज भी साइकोएनालिसिस के नाम से बहुत फेमस है, जिनको आज भी हम बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे कि फ्री एसोसिएशन था, ड्रीम एनालिसिस था, हिप्नोथेरेपी था। ये सब कुछ ऐसे मेथड्स उन्होंने दिए, जिसके थ्रू आज भी हम जो है वो क्लाइंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसको कि साइकोएनालिसिस के अंदर रखा गया। उसके बाद फ्राइड से जो बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए, उसमें भी कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो कि फ्राइड की बातों से बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन कुछ बातों पर वो समर्थन नहीं देते थे। तो उन लोगों ने एक अपना स्कूल जो है वो डेवलप किया, जो कि साइकोडायनेमिक नाम से फेमस हुआ, जिसमें से मेन जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कार्ल यूंग थे, जिन्होंने 1875-1961 में साइकोडायनेमिक को लेकर के आए। उसके बाद एल्फ्रेड एडलर 1870 और 1937 में आए। कान हॉर्ने कैरन हॉर्ने जो कि 1855 और 1952 में, और एरिक एरिक्सन जो थे, ये 1902 और 1994 में, जो कि फ्राइड को ही फॉलो करते थे, लेकिन कुछ बातों से उनका मतभेद रहा फ्राइड के लिए। तो उन्होंने एक अपना नया स्कूल बनाया, जिसको कि उन्होंने साइकोडायनेमिक अप्रोच कहा, और जो आज न्यू फ्राइडियन के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इन्होंने, जो कार्ल यूंग थे और ये एल्फ्रेड एडलर है, इन सब लोगों ने जो है वो अनकॉन्शियस को
को जो है वो एक्सेप्टेंस तो दी, लेकिन अपने तरीके से दी। और एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल स्टेजेस है उनके बारे में भी, वो भी फ्राइड के ही फॉलोवर थे, लेकिन कुछ अलग तरीके से आए। इन लोग का ये मत था कि केवल जैविक कारक जो ही है हमारे बिहेवियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं या पर्सनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो हमारे पर्यावरण के कारक हैं, जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो भी महत्वपूर्ण बहुत योगदान देते हैं हमारे किसी के बिहेवियर को समझने के लिए। उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी जो है 2 तरीके से हमारी बनी हुई है, एक तो हेरिडिटी और दूसरा एनवायरनमेंट, जहाँ पर एनवायरनमेंट जो है, जो पर्यावरण के कारक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। कार्ल युंग जो थे वो फ्राइड के ही अनकॉन्शियस को ही लेकर के चलते रहे, लेकिन उन्होंने अनकॉन्शियस के को, जहाँ पर फ्राइड ने केवल पर्सनल अनकॉन्शियस के बारे में बात किया है, कार्ल युंग ने जो है अनकॉन्शियस को 2 तरीके से विभाजित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस होता है जो कि इंडिविजुअल का होता है, लेकिन एक हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी होता है जो कि हमारे पूरे समाज में वो चीज़ क्या होती है, अप्लाई हो रही होती है, तो जिसको उन्होंने कहा कलेक्टिव अनकॉन्शियस। और उसके बाद उन्होंने कई सारे जो है वो आर्कीटाइप्स के बारे में बात करा है, जो कि आगे की श्रेणी में आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली जो न्यू फ्राइडियंस थे वो फ्राइड के ही फॉलोवर थे, लेकिन कुछ बातों पे अलग होने के साथ साथ इन्होंने अपना एक साइकोडायनेमिक अप्रोच जो है इन्होंने प्रदर्शित किया। तो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में जो है साइकोएनालिसिस का योगदान बहुत ही रहा है, साथ ही साथ बिहेवियरिज्म जो कि बहुत बड़ा स्कूल था। उसके बाद कंटेम्प्रेरी अप्रोच के बारे में हम आगे बढ़े तो एक और हमारा पर्सपेक्टिव है, जिसको कि हमने ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कहा, और इसको जो है हम थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहते आए हैं, कि जो तीसरी शक्ति है मनोविज्ञान की, वो हमारी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है। पहली शक्ति हमारी साइकोएनालिसिस कही गई, दूसरी शक्ति हमारी बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद कही गई, और जो तीसरी शक्ति है उसको उन्होंने मानवतावाद अप्रोच, जिसको कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कहा, उसके ऊपर उन्होंने बात की। इसमें जो मेन हमारे फाउंडर्स थे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के, वो थे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स। अब्राहम मैस्लो जिन्होंने 1908 और 1970 तक अपना कंट्रीब्यूशन दिया मनोविज्ञान के क्षेत्र में, और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी मानवतावाद अप्रोच को जो है उन्होंने डेवलप किया। और साथ ही साथ कार्ल रॉजर्स, जिनका कि आज भी हम क्लिनिकल साइकोलॉजी या उनकी थेरेपीज़ को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिन्होंने 1902 से लेकर 1987 तक अपना महत्वपूर्ण योगदान मनोविज्ञान के क्षेत्र में दिया है। तो ये जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव था, उन्होंने ये कहा, इसके ऊपर फोकस किया कि हर एक व्यक्ति के पास अपनी एबिलिटी होती है, उसके अंदर सक्षमता होती है कि वो अपनी लाइफ को क्या करे, डायरेक्ट करे। उसे पता होता है कि उसके जीवन के लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। यहाँ पर जो की फीचर्स थे ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, एक तो था फ्री विल, और दूसरी हमारी फ्रीडम, हमारी किसी भी एक्शन को चूज़ करने के लिए हमारा फ्रीडम, और दूसरी बात सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ हमारे बढ़ने की जो हमारी तत्परता है, उसके ऊपर ध्यान दिया गया। और साथ ही साथ अचीवमेंट ऑफ वंस ओन पोटेंशियल, यानी हमारा जो क्षमता है उससे हम कितना अचीवमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस किया गया। तो जो अब्राहम मैस्लो है, इन्होंने ये कहा कि इन्होंने नीड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, कि ह्यूमन की जो नीड्स होती हैं वो ही उसकी लाइफ को क्या करती है, डायरेक्ट करती है। और उन्होंने अपनी थ्योरी में जो है वो नीड के बारे में कहा कि हम 5 तरह की नीड्स को हमेशा फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से पहली है हमारी शारीरिक आवश्यकता, जिसमें कि हम फूड, वाटर, एयर इन सबको रखते हैं कि हम इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना पानी, बिना खाने और बिना हवा के जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इसको उन्होंने शारीरिक आवश्यकता के अंदर रखा। उसके बाद मैस्लो ने ये कहा कि जो दूसरी नीड है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, वो है हमारी सुरक्षा की आवश्यकता, जिसमें कि हमने शेल्टर यानी घर, और हमने जो है वो जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इसके बारे में उन्होंने बात किया। और जैसे ही हमारी ये नीड पूरी होती है, हम तीसरी नीड की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसको कि उन्होंने सोशल नीड यानी सामाजिक अवस्था कहा है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो है किस तरीके से हमारे लिए परिवार और हमारी मित्रता ये सब हमारे लिए कितना योगदान करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। और ये जो तीनों नीड थी, यानी शारीरिक अवस्था, सुरक्षा की आवश्यकता और हमारी सामाजिक आवश्यकता, इसको इन्होंने प्राइमरी नीड्स यानी प्राथमिक आवश्यकता के अंदर रखा था। उन्होंने कहा कि इन नीड्स के बारे को हमें फुलफ़िल करना हमारे लिए ज़रूरी है, और जैसे ही हमारी ये तीनों नीड एक थोड़े समय के लिए या कुछ हद तक पूरी हो जाती है, तो हम कुछ और आगे नीड्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहली है हमारी एस्टीम नीड, यानी
आदर की जो आवश्यकता कि हमें जो है एक सोसाइटी में हमें ये है कि हम रिस्पेक्ट को अर्न करें, लोग हमें एक्सेप्टेंस दें, लोग हमारे बारे में जानें, ठीक है? हमारे अचीवमेंट को, हम अपनी पोटेंशियलिटी को पहचानें, लोगों से हमें जो रिस्पेक्ट मिले उसके अंदर उन्होंने एस्टीम की नीड्स के अंदर रखा। और जैसे ही हमारी एस्टीम नीड कुछ हद तक पूरी हो जाती है तो हम सबसे मुश्किल नीड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मुश्किल है लोगों का पूरा होना, जिसको कि उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म सिद्धि की आवश्यकता को कहा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का उन्होंने यहाँ पर मतलब ये बताया कि आत्म सिद्धि आवश्यकता वो आवश्यकता है जहाँ पर या वो लोग हैं जो कि अपनी पोटेंशियलिटी को पूरी तरीके से पहचानते हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग वो लोग करते हैं। लेकिन मास्टर ने ये भी कहा कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, जिसको कि हम आत्म सिद्धि की आवश्यकता कहते हैं, ये सब लोग इस पर ऊपर नहीं पहुंच सकते। उन्होंने कहा कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें केवल 1% लोग ऐसे ही हैं जो कि आत्म सिद्धि आवश्यकता की तरफ बढ़ चुके हैं या उसको पूरा कर चुके हैं। बाकियों को तो यही नहीं पता होता है कि आत्म सिद्धि की भी कोई आवश्यकता होती है, क्योंकि हम हमेशा अपनी प्राइमरी नीड्स जो है, जो हमारी प्राथमिक नीड्स हैं, हम उसी में ही क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हम इसलिए आत्म सिद्धि आवश्यकता की तरफ जो है हम नहीं बढ़ पाते। तो मैस्लो का जो योगदान है, जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स, उनकी थ्योरी बहुत ही फेमस हुई, जिसको कि आज भी हम जो है वो उपयोग करते आए हैं। उन्होंने ये कहा कि हम इन्हीं नीड्स के ऊपर जो है हमेशा काम करते रहते हैं और उन्होंने ये कहा कि जो नीड हमारी पूरी नहीं हो पाती है, केवल वही नीड हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है, अभिप्रेरणा का काम करती है। जो नीड सैटिस्फाइड हो गई है वो किसी भी तरीके से हमें मोटिवेशन नहीं देती। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो नीड्स हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक क्रमिक ऑर्डर के में रूप में आती है, यानी एक हायरार्की ऑर्डर में आती है। और हायरार्की जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे मोस्ट बेसिक नीड से लेकर के सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स नीड तक। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो हमारी शारीरिक आवश्यकता है वो हमारी सबसे बेसिक नीड है, जबकि जो हमारी आत्म सिद्धि की आवश्यकता है वो हमारी बहुत ही कॉम्प्लेक्स नीड है। तो उन्होंने कहा कि हमेशा जो नीड है हमारे लाइफ में या हमारी ज़िंदगी में, वो एक क्रमिक उसमें स्तर पर आती है, जहाँ और ये क्रम कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम सबसे बेसिक नीड से लेकर के सबसे कॉम्प्लेक्स नीड, यानी बहुत ही जटिल जटिल नीड। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हम अपनी सबसे बेसिक नीड या सरल नीड को एक मिनिमम डिग्री तक, यानी एक न्यूनतम स्तर तक हम उसको पूरा नहीं करते, तब तक हम जो है इस हायरार्की में ऊपर नहीं बढ़ सकते। तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारी शारीरिक आवश्यकता एक मिनिमम डिग्री तक फॉलो नहीं होती है, तब तक हम ऊपर स्थान पर नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैस्लो का योगदान ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में बहुत योगदान ज़बरदस्त रहा। और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव हमेशा उन्होंने कभी भी नेगेटिव साइड जो है ह्यूमन बीइंग का नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति में एक पोटेंशियल होती है, हर एक व्यक्ति का एक यूनिक एबिलिटी है उसके अंदर, हर एक व्यक्ति को ये फ्रीडम है कि वो अपनी डेस्टिनी को अपने हिसाब से चूज़ करे। हर एक व्यक्ति में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म-सिद्धि की तरफ बढ़ने की हमेशा एक मोटिवेशन रहता है। और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति के जो अपनी पोटेंशियल से उसने क्या अचीव किया है उसके ऊपर ये ध्यान देता है। तो यहाँ पर इन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी ऋणात्मक पक्ष जो है ह्यूमन बीइंग का नहीं प्रदर्शित किया, जो कि हम अभी तक ऊपर तक पढ़ के आए कि किसी ने अनकॉन्शियस के बारे में बात किया, किसी ने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के बारे में बात किया, जैसे कि हम बिहेवियरिज्म और साइकोएनालिसिस को देखते आए। और ना ही इन लोगों ने कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या कोई ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, आघातपूर्ण अनुभव के बारे में किसी भी तरीके से ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और हमें उसी पॉजिटिव एस्पेक्ट को क्या करना है, बढ़ाना है। हर व्यक्ति के जो है उसका फ्री विल है, वो जो चीज़ चाहे करना कर सकता है, वो अपने एक्शंस को चूज़ कर सकता है, अपने एक्शंस के लिए वो स्वयं ज़िम्मेदार है। यानी कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति की यूनिक पोटेंशियलिटी है, उसे ही हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। उसके बाद जो एक और फाउंडर थे कार्ल रॉजर्स, जिन्होंने 1902 में अपना जो है योगदान दिया ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत। कार्ल रॉजर्स जो है उनका योगदान काउंसलिंग के क्षेत्र में भी बहुत रहा है, क्योंकि इनकी जो थेरेपी है कार्ल रॉजर्स की, इसको हम आज भी अप्लाई करते हैं। सबसे ज़्यादा ही एक कह सकते हैं कि फेमस थेरेपी है। और कार्ल रॉजर्स जो थे उन्होंने सेल्फ के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया कि जो
आत्म जो हम है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए। तो उन्होंने सेल्फ के ऊपर बहुत काम किया है और उन्होंने सेल्फ को ये कहा कि सेल्फ हमारी एक महत्वपूर्ण भाग इसलिए है क्योंकि हमारे एक ये एक्सपीरियंसेस से बना हुआ है सेल्फ हमारा, और ये हमेशा जो है एक कह सकते हैं कि इसको जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने 2 तरीके से सेल्फ को जो है वो विभाजित किया है, आत्म को विभाजित किया है। एक उन्होंने कहा कि एक हमारा रियल सेल्फ होता है और एक हमारा आइडियल सेल्फ होता है। तो उन्होंने कहा कि रियल सेल्फ हमारा वो सेल्फ है जो कि हम हैं, यानी जो हम जिस तरीके से हैं, वो हमारा क्या है, हमारा रियल सेल्फ है। जबकि जो हमारा आइडियल सेल्फ है, यानी जिस तरीके से हम बनना चाहते हैं, वो हमारा क्या है, आइडियल सेल्फ है। रॉजर्स ने ये कहा कि अगर हमारे रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में बहुत अंतर नहीं है, तो हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम एक बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, हम हमेशा एक हेल्दी स्टेट में रहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है, तो हम किसी भी तरीके से एक नॉर्मल स्टेट में नहीं रहते हैं। कि अगर मान लीजिए कि हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हमने फिर भी अपना एक गोल ऐसा बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा हाई और हम उसको अचीव करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी पोटेंशियलिटी नहीं है, हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये जो स्टेज आएगी, जिसको कि उन्होंने इनकॉन्ग्रुएंस की स्टेज कहा, जो कि पूरी तरह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और ये हमें आगे जाकर के फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ऐसी चीज़ों से हमें रूबरू कराएगी। तो रॉजर्स का जो है वो बहुत ही योगदान रहा है सेल्फ के क्षेत्र में, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ कंडीशंस दी काउंसलिंग के लिए कि हम किस तरीके से काउंसलर जो है वो काउंसलिंग कर सकता है। तो इसके लिए उन्होंने जो है वो कुछ ऐसी कंडीशंस दी हैं कि अगर हम कोई भी क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, अगर हम उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करें जिस तरीके से वो है, और उसी तरीके से हम उसको जो है वो पॉजिटिव रिगार्ड दें, तो काउंसलिंग जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर क्लाइंट और काउंसलर के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा कोऑपरेशन है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, तो भी काउंसलिंग का ये सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। क्योंकि अगर कोई भी क्लाइंट किसी भी काउंसलर के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, उसको अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, उसे ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है जहाँ पर वो फ्रीली अपनी बात कह सके, उसको सिक्योर लगे, तो काउंसलिंग जो है वो बहुत ही आगे बढ़ जाती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, यानी जो व्यक्ति जो फ़ील कर रहा है, अगर उसी तरीके से हम भी उस चीज़ को फ़ील कर ले जाते हैं, तो भी वो काउंसलिंग के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के 2 सबसे बड़े प्रोमिनेंट ओरिजिनेटर रहे हैं, फाउंडर्स रहे हैं, जहाँ पर अब्राहम मैस्लो ने नीड के थ्रू बताने की कोशिश की कि हम किन-किन नीड्स को जो है वो फॉलो करते आते हैं, और जहाँ पर कार्ल रॉजर्स ने जो है वो सेल्फ के बारे में बताया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि काउंसलिंग के क्षेत्र में क्या-क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है, और आज भी इनकी कंडीशंस को फॉलो किया जाता है, जो रॉजर्स ने बताया है काउंसलिंग के क्षेत्र में। उसके बाद कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आया, जो कि बहुत ही एक न्यूएस्ट अप्रोच निकल कर आया, जहाँ पर इन्होंने कंप्यूटर्स और माइंड को जो है वो कंपेयर करने की कोशिश की, और यहाँ पर कॉग्निटिव के अंदर जितने भी हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस थे, जैसे कि हमारी रीजनिंग है, हमारी थिंकिंग है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, ये सारे इसके ऊपर उन्होंने जो है वो पर फोकस किया। ये जो पर्सपेक्टिव था, इसने 1960 में सबसे ज़्यादा जो है वो लाइमलाइट में आया, और इन लोगों ने मेमोरी, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग पर सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी इनका बहुत योगदान रहा है, और इन्होंने ये कहा कि जो माइंड है वो हमारा बिल्कुल कंप्यूटर्स की तरह वर्क करता है, और जिसमें हम जितने भी हायर मेंटल प्रोसेस हैं, उनकी स्टडी हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके जो मेन कंट्रीब्यूटर रहे हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के, वो हमारे थे जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहॉस। 1850 से लेके 1909 में उन्होंने जो है वो मेमोरी पर बहुत ज़्यादा काम किया है, और उन्होंने सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड्स बनाए जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, जिसको कि नॉनसेंस सिलेबस वर्ड्स कहा गया, और उन्होंने उसके ऊपर
पे अपना एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरीके से नॉनसेंस सिलेबस जो है वो मेमोरी के लिए जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मेमोरी के क्षेत्र में और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया गया है, जिसमें से मेमोरी के ऊपर जो है वो एबिंगहॉस ने और सर फ्रेडरिक बार्टलेट, जो कि एक मेन और कंट्रीब्यूटर है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के, जिन्होंने 1886 और 1969 में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। और फ्रेडरिक बार्टलेट ने भी जो है वो मेमोरी के स्मृति के क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव जो और सोशल प्रोसेस है वो रिमेम्बरिंग के लिए बहुत ज़रूरत है, कि जिस तरीके से हम रिमेम्बर करते हैं, चीज़ों को रिकॉल करते हैं, वो किस तरीके से किया जाता है। तो उसमें 2 एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो कॉग्निटिव और दूसरा है सोशल। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में के जो और जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्षेत्र में काम किया, एक और नाम है जिनको नीज़र हम बोलते हैं। एंड कॉग्निशंस का मतलब ये होता है कि जब हम पर्यावरण में किसी भी सूचना को समझने के लिए हम अपने उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं का जब इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, तो उसको उन्होंने संज्ञान का कॉग्निशन कहा। जैसे कि हमारा मेमोरी है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको उन्होंने क्या कहा कि ये हमारे हायर मेंटल प्रोसेस हैं और इन्हीं के थ्रू हम चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं। अब इसमें मेमोरी के क्षेत्र में उन्होंने 3 तरीके से मेमोरी को डिस्क्राइब किया है। एक तो हमारा सेंसरी रजिस्टर मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। इन सब के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। साथ ही साथ इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कि कौन-कौन से इंटेलिजेंस के टेस्ट थे जो कि बने हैं और जिन्होंने और क्या-क्या थियरीज़ हैं इंटेलिजेंस की, जो कि इंटेलिजेंस को अपने तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, बुद्धि को अपने तरीके से बताने की कोशिश की, जिसमें वेशलर का बहुत योगदान है, विनय साइमन का बहुत योगदान है। उसके बाद लैंग्वेज में जो है वो किस तरीके से लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज जो है वो बेसिक चीज़ें वहाँ पे समझने की ज़रूरत है और कौन-कौन से ब्रेन के एरियाज़ हैं जो कि लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में के लिए इन्होंने 2 तरीके से एल्गोरिथम एंड ह्यूरिस्टिक्स के बारे में बात किया एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली इन लोगों ने इन क्षेत्रों में बहुत काम किया है। कहने का ये मतलब है कि जितने भी उच्च स्तरीय हमारी मानसिक प्रक्रियाएँ हैं, उसके ऊपर यहाँ पर काम किया गया है। और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का बहुत योगदान रहा है। उसके बाद अगर कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में हम आगे बढ़े, तो एक और है हमारा सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर जो मेन फोकस है, जैसा कि नाम से ही है कि किस तरीके से हमारे सामाजिक और हमारे सांस्कृतिक जो कारक है वो हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन फोकस था, अभी तक हमने ये देखा कि जैसे साइकोएनालिसिस में हमने देखा कि किस तरीके से बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो प्रभावित कर रहे हैं हमारे बिहेवियर को, या हमारा अनकॉन्शियस माइंड किस तरीके से बिहेवियर को पूरी तरीके से गवर्न कर रहा है या प्रभावित कर रहा है। या अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करें तो केवल हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर हम काम देखते हुए आए कि उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं बिहेवियर को हम स्टडी कर सकते हैं जो कि ऑब्जर्वेबल हैं, जो कि पूरी तरीके से हमें दिखाई देते हैं और साथ ही साथ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। उन्होंने कोवर्ट बिहेवियर के बारे में पूरी तरीके से उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया कि कोवर्ट बिहेवियर यानी जो बिहेवियर हमें दिखाई नहीं दे रहा है परोक्ष रूप से, उसको हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं। तो बिहेवियरिज्म ये मानता आया, साइकोएनालिसिस अनकॉन्शियस पर बात करता हुआ आया। और अगर हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की बात करें तो इन लोगों ने जो है हायर मेंटल प्रोसेस, जितने भी उच्च स्तरीय हमारी मानसिक प्रक्रियाएं थी, उनके ऊपर उन्होंने फोकस किया। और बहुत ही ज़्यादा कॉग्निटिव साइकोलॉजी इस समय लाइमलाइट में है, क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली एक माइंड को एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स के थ्रू जोड़ करके कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर जिस तरीके से वर्क कर रहा है या है उसी तरीके से हमारा माइंड जो है वो काम करता है, जहाँ पर उन्होंने मेमोरी और लैंग्वेज के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। तो अब एक और पर्सपेक्टिव जो आया जो सोशियो कल्चरल, जो कि बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव था, जिसका कि मेन फोकस था कि किस तरीके से हमारे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो है हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर जितनी भी रिसर्च की गई है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, वो पर्यावरण हमारी व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे कि पहले भी बताया गया कि पर्सनैलिटी जो है हमारे 2 फैक्टर से ज़रूर बनी हुई है, हेरिडिटी यानी जैविक कारक और दूसरा पर्यावरण कारक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। लेकिन
जो हमारे इसमें पर्यावरण के कारक हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो भी एनवायरनमेंट है, जो हमारे जहाँ जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, उसके जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी हमारा क्लास का डिफरेंस है, जो भी एथनिक आइडेंटिटी है, ये हमारे बिहेवियर के लिए, व्यक्तित्व में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो यहाँ पर सोशियो कल्चरल साइकोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने कि जो नॉर्म्स होते हैं, ये नॉर्म्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर्स जो है वो हमारे प्राइमरली जो है वो इंडिविजुअलिज्म से निकल कर के आए हैं, और उन्होंने जो एशियन कल्चर्स है वो प्राइमरली हमारे कलेक्टिविज्म और इंटरडिपेंडेंस पर ओरिजिनेटेड है। तो यहाँ पर दो तरीके से सोशो कल्चरल साइकोलॉजिस्ट ने कंक्लूड किया कि जो भी नॉर्म्स हैं हमारे, वो बेसिकली जो वेस्टर्न कल्चर्स के जो भी नॉर्म्स हैं, वो हमारे प्राइमरली जो है वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ क्या है, उन्मुख है, और जो एशियन कल्चर है हमारा, वो बेसिकली हमारा कलेक्टिविज्म और इंटरडिपेंडेंस, की लोगों की एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस और कलेक्टिविज्म पर जो है उन्होंने यहाँ पर फोकस किया है। साथ ही साथ सोशल साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर, जिन्होंने कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के बारे में बहुत बात किया है 1985 में, उन्होंने ये कहा कि जो पर्सन जो है कुछ ना कुछ हद तक जो है वो अवेयर होता है, उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी होती है अपनी बिलीफ, एटीट्यूड और ओपिनियन को लेकर के। कभी-कभी ऐसा ही होता है कि जिस भी कल्चर में हम रह रहे हैं, क्योंकि उसके अपने नॉर्म्स हैं, अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, उनके अपने एक दायरे हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि जो इंडिविजुअल का बिलीफ सिस्टम होता है, जो उसका एटीट्यूड और ओपिनियन है, वो इन कल्चर के नॉर्म से क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, उसमें असंगति होती है। तो जब इस तरीके की असंगति किसी भी व्यक्ति में आती है, तो उसको उन्होंने कहा दैट इज़ कॉग्निटिव डिसोनेंस। उन्होंने कहा कि वो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट स्टेज में रहता है, एक अंतर्द्वंद में रहता है कि ऐसा क्यों है कि जो मैं मान रहा हूँ और जो मेरे कल्चर के नॉर्म्स हैं, जो मेरे कल्चर के वैल्यूज़ हैं, जो मेरी संस्कृति के जो है रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो मेरे ओपिनियन, मेरे एटीट्यूड और मेरे बिलीफ से पूरी तरीके से क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो लियोन फेस्टिंगर ने 1999 से लेकर 1989 में इन्होंने कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी उन्होंने प्रपोज की, और इन्होंने ये कहा कि जो जो कल्चर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके में हमेशा हमें इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है। तो कभी-कभी व्यक्ति उस चीज़ को नहीं मानता है, लेकिन उसके अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं होती है कि वो कल्चर के अगेंस्ट में जाकर के कोई भी चीज़ कर पाए, इसलिए वो अंतर्द्वंद में रहता है, क्योंकि उसके बिलीफ और उसके रूल्स और रेगुलेशंस में क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी होती है। तो अगर हम सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव को ध्यान से देखें, अगर हम इसको समराइज़ करें, तो उन्होंने यही कहा कि जो मेन फोकस है वो बेसिकली सोशल और कल्चरल फैक्टर्स के ऊपर है कि ये किस तरीके से हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से हमारा जो व्यवहार है, हम यानी किस, या हमारे सोशल नॉर्म्स है, या हमारे क्लास का डिफरेंस है, या हमारी एथनिक आइडेंटिटी है, ये हमें किस तरीके से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव दो तरीके के चीज़ों को फॉलो करते हैं। एक तो इंडिविजुअलिज्म, जो कि वेस्टर्न कल्चर्स का प्राइमरली वहाँ से निकल कर आया है, एंड दूसरा है हमारा कि जो एशियन कल्चर है, फ्रॉम नॉर्म्स फ्रॉम ईस्ट एशियन कल्चर्स, ये प्राइमरली ओरिएंटेड है हमारे कलेक्टिविज्म और इंटरडिपेंडेंस के थ्रू। और इसमें सबसे बड़ा जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो लियोन फेस्टिंगर का है, जिन्होंने कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी 1999 टू 1989 में। उसके बाद हमारा जो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस की तरफ जो और एक और महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर पूरी तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे व्यवहार को प्रभावित करने के लिए ये जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे ब्रेन केमिकल्स जिनको कि हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, या हमारे ग्लैंड्स हैं, वो किस तरीके से हमारे बायोलॉजिकल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कितने मिलियंस ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए
ऐसे हार्मोन्स के बारे में बताया गया है जो कि हमारे हैप्पीनेस को, जो हमारे सैडनेस को इस तरीके से जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बेसिकली कंसर्न करता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को, कि बिहेवियर का बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या है। अगर कोई व्यक्ति सैड है, अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन उसके अंदर, उसके ब्लड में बह रहा है जिसकी वजह से वो लगातार सैडनेस की तरफ बढ़ रहा है। या एक व्यक्ति अगर बहुत खुश है तो उस समय उस दौरान उसके ब्लड में कौन सा हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर या ब्रेन केमिकल जो है वो रन कर रहा है जिसकी वजह से वो इतना खुश दिखाई दे रहा है। नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे दो हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से हमारे बिहेवियर को जो है वो का बेस बना रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रेन को पूरी तरीके से, ब्रेन के कौन कौन से एरियाज हैं जो कि लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन के और कौन ऐसे ऐसे पार्ट हैं जो कि हमारे सेंसेशन के लिए, हमारे परसेप्शन के लिए या हमारे टच के लिए, किस तरीके की कौन कौन से ब्रेन के पार्ट्स हैं जो कि उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसके अंदर हमने यही देखने की कोशिश की है कि बिहेवियर का जो बायोलॉजिकल बेसिस है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद यहाँ पर एक और कंटेम्प्रेरी अप्रोच के बारे में अगर बात की जाए तो वो है हमारा इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। और ये पर्सपेक्टिव जो है वो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उसी ने ही इस पर्सपेक्टिव को इंस्पायर किया है। इवोल्यूशन जो है वो सबसे पहले डार्विन ने प्रपोज किया था और उन्होंने इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स बताए, जिसमें पहला था वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड द सिलेक्शन। यानी डार्विन की जो थ्योरी है इवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में, उन्होंने कहा कि कि जो 3 कंपोनेंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है कि हमारा वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, फिर इनहेरिटेंस यानी जो हमारा हेरिडिटरी फैक्टर है, और दूसरा सिलेक्शन है। तो इन जो भी हमारे इंटरनल मैकेनिज़म्स हैं वो किस तरीके से अडाप्ट करते हैं हमारे नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए, और कैसे ह्यूमन बींग्स को रिप्रोड्यूस और सर्वाइव करने में जो है वो मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, तो उसके ऊपर उन्होंने इस थ्योरी को, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि जैसे कि एग्रेशन है, तो ये हमारे जो एग्रेशन है ये हमारे जीन्स से जो है वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होता है, और ये एक जनरेशन से लेकर के दूसरे जनरेशन तक क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जीन्स का जो रोल है, जो हमारे हार्मोन्स का रोल है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और तो उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से ह्यूमन बींग जो है वो सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से वो जो नेचुरल जो अडेप्टेशन है वो एक नेचुरल सिलेक्शन का प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। और साथ ही साथ कोई भी जो बिहेवियर है उसके लिए कोई ना कोई जीन्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि एग्रेशन को यहाँ पर कहा गया कि ये डिटरमाइंड होता है जीन्स के द्वारा, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो रिसर्च जितनी भी हुई है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की, उन्होंने बिहेवियर को जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में एग्जामिन किया, जैसे कि एग्रेशन है, मेटिंग है, ये सारे बिहेवियर डिफरेंट स्पीशीज़ में किस तरीके से ओरिजिनेट होते हैं, इसके बारे में बात किया, जो कि इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इवोल्यूशन से, कि उनका कैसा इवोल्यूशन हुआ है। इन्होंने साथ ही साथ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, जो कि हमारे एक्चुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अभी भी कहा, केवल इन्होंने हेरिडिटरी फैक्टर्स के बारे में तो बात की ही, कि जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जो हमारे इनहेरिटेंस है, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस इनका एक मेन कंपोनेंट था नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसीजर में। तो उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक फैक्टर्स, हमारे जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्होंने सोशियो कल्चरल जो फैक्टर्स है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने उसको किसी भी तरीके से डिसरिगार्ड नहीं किया। और जो डेविस बर्स थे वो इसके मेन फाउंडर थे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के, जो कि पूरी तरीके से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से प्रभावित थे। उसके बाद एक और हम कंटेम्प्रेरी अप्रोच की तरफ बढ़े, तो हमारा एक और जो अप्रोच है जिसको कि हमने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो था वो भी आगे चल कर के बहुत फेमस है। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का योगदान क्लिनिकल साइकोलॉजी और साथ ही साथ इनकी जो परसेप्शन के क्षेत्र में यानी प्रत्यक्षण के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान रहा है। जो इन्होंने कई सारे इसमें साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सेंसेशन को स्टडी किया कि हाँ माइंड किस तरीके से फंक्शन करता है, इन ऑर्डर टू नो, यानी कि माइंड के फंक्शन को करने के लिए सेंसेशन जो है
यानी संवेदना, वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें 1912 में जो इसके मेन फाउंडर्स थे वो थे मैक्स वर्डाइमर, जिन्होंने 1880-1943 में अपना योगदान दिया, कर्ट कॉफका 1886 से 1941 एंड वोल्फगैंग कोहलर 1887-1967 में। इन लोगों ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को का फाउंडेशन किया है जर्मनी में, और इनका जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो संवेदना और प्रोटेक्शन के क्षेत्र में बहुत रहा है। इन्होंने हमेशा से एक बात की कि जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देख रहे हैं, किसी भी वस्तु को हम देख रहे हैं, तो वो वस्तु जो है वो होल जिस जिस उसको पूरी तरीके से उसका परसेप्शन हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन कि हम उसके पार्ट्स को परसीव करें। तो उनके लिए होल हमेशा जो था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था इन कंपैरिजन टू पार्ट। कि अगर आप मान लीजिए किसी भी वस्तु को अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है या हमें कुछ किस तरीके से उसको जो है वो कनेक्ट करना है चीज़ों से, सेंसेशन से, तो हमें उसके होल पर क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है इन कंपैरिजन टू उसके पार्ट पर। तो इसलिए प्रोडक्शन के क्षेत्र में इनके प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इन्होंने जो है माइंड को जो है स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से जो है वो चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके क्वालिटी के बेसिस पर, उसकी जो है वो क्वांटिटी के बेसिस पर, उसकी जो है प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर, क्लोजर के बेसिस पर, किस तरीके से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं है, उसके बाद हम उस चीज़ का परसेप्शन करते हैं। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का सेंसेशन और परसेप्शन यानी प्रोटेक्शन और संवेदना के क्षेत्र में तो योगदान है ही, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने जो है वो थेरेपी जो है साइकोथेरेपी के क्षेत्र में भी बहुत अपना योगदान दिया है। और गेस्टाल्ट की थेरेपी जो है वो हम लोग आज भी यूज़ करते हैं क्लाइंट के को, अगर हमें उसके हमें लगता है कि गेस्टाल्ट थेरेपी उसको देनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो इनका कंटेम्प्रेरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे ये थेरेपीज़ की तरफ बढ़े। और अगर ट्रेडिशनल एस्पेक्ट देखा जाए तो माइंड को उन्होंने जो है वो एज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरह रीड करने की कोशिश की, और इन्होंने होल पर फोकस किया इन कंपैरिजन टू द पार्ट्स। की पार्ट्स इतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना कि हमें किसी भी वस्तु को एज अ होल यानी पूरी तरीके से उसे हमें रीड करना ज़रूरी है। और इन्होंने सेंसेशन को जानने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि हमारा माइंड जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। और कई सारे 3 जो है इसके प्रोमिनेंट जो है फाउंडर्स रहे हैं, जिसमें से पहले है हमारे मैक्स वर्डाइमर, कर्ट कॉफका एंड वोल्फगैंग कोहलर। तो अगर हम अप्रोचेस को देखें या अगर हम मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न स्कूल्स को, जिनको कि स्कूल का नाम दिया गया, उनको देखें, तो देखा कि मनोविज्ञान किस तरीके से ट्रेडिशनल कॉन्शियसनेस और माइंड से निकल कर के आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। और हर जो भी स्कूल आते गए उन्होंने अलग तरीके से माइंड और बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश की। जहाँ पर ट्रेडिशनल जो है वो केवल माइंड की संरचना की, किस तरीके से मन जो है का की संरचना हुई है और किस तरीके से मन जो है हमारा फंक्शन करता है या किस तरीके से माइंड हमारा वर्क करता है, इससे आगे बढ़ते बढ़ते बिहेवियर को और स्कूल्स ने अपनी तरीके से प्रभावित करने की परिभाषित करने की कोशिश की। जिसमें से पहला जो कंटेम्प्रेरी अप्रोच साइकोएनालिसिस लेकर आया, जो कि फ्राइड लेकर के आए, अनकॉन्शियस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद उसके फ्राइड के न्यू फ्राइडियंस निकल कर आए, जिन्होंने और भी तरीके से जो है वो अनकॉन्शियस को बताने की कोशिश की या बिहेवियर को बताने की कोशिश की। फ्राइड के जो मेथड्स थे, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, इनका योगदान बहुत ही रहा है नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में, और अभी भी जो है वो हम इसका उपयोग करते आए इन मेथड्स का। साथ ही साथ साइकोडायनेमिक अप्रोच भी निकल कर आया, जो कि उन्होंने भी अपने एक अलग पर्सपेक्टिव रखा बिहेवियर को समझाने के लिए, लेकिन वो फ्राइड को ही बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे क्योंकि वो उनसे इन्फ्लुएंस थे, लेकिन अपना उन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव रखा। उसके बाद कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में बिहेवियरिज्म का नाम सबसे ऊपर आया, क्योंकि बिहेवियरिज्म बहुत ही बड़ा स्कूल था जिसके 3 प्रोमिनेंट फाउंडर्स थे, जिसमें से पहला था वॉटसन, जिन्होंने कॉन्शियसनेस को एज अ फ्लॉ, उन्होंने कहा कि ये कॉन्शियसनेस को इस तरीके से हम रीड नहीं कर सकते, केवल हम उन्हीं बिहेवियर को रीड कर सकते हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो है पेवलॉव निकल आए, जिन्होंने कंडीशनिंग के क्षेत्र में या कंडीशन रिफ्लेक्सेस के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। और उसके बाद स्किनर ने, जिन्होंने कहा कि जो किसी भी व्यक्ति को अगर हमें सिखाना है तो हम उसे 2 तरीके से सिखा सकते हैं, पनिशमेंट और हम उसे रीइंफोर्समेंट यानी रिवॉर्ड दे करके। अगर वो अच्छा व्यवहार कर रहा है तो हमें उसके लिए पुरस्कार देना है, और अगर वो कोई भी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कर रहा है जो कि बिल्कुल सही नहीं है, तो हमें उसे दंड दे करके भी हम उसको क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं।
उसके बाद जब बिहेवियरिज्म गया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्कूल आया वो था हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो कि बहुत ही एक इमर्जिंग पर्सपेक्टिव है, जहाँ पर कॉग्निशंस यानी जितने भी हमारे उच्च मानसिक स्तरीय जो हमारे मेंटल प्रोसेस है उनको अध्ययन करने की कोशिश की, जिसमें कि इन्होंने मेमोरी के क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया है, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में। और इनके जो मेन कंट्रीब्यूटर रहे वो हर्बन एबिंगहॉस थे, जिन्होंने नॉनसेंस सिलेबस वर्ड्स बनाए और मेमोरी को उससे रीड करने की कोशिश की। और साथ ही साथ सर फ्रेडरिक बार्टलेट थे, जिन्होंने कॉग्निटिव और सोशल एस्पेक्ट रिमेम्बरिंग का शो किया। और साथ ही आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का जो है वो इस्तेमाल करते आए हैं। तो इस तरीके से कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस जो है वो धीरे-धीरे हमने ये देखा कि किस तरीके से ट्रेडिशनल उससे जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड आया था, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म लेकर आया, जो फंक्शनलिज्म लेकर आया, कि इंट्रोस्पेक्शन से ही सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अंतर्विधि मेथड से ही हम सब कुछ नहीं कर सकते, हमें बिहेवियर को समझने के लिए और कुछ डायमेंशंस को भी समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोगों ने जो है वो जैविक कारकों पर बहुत ही फ़ोकस किया, कुछ लोगों ने पास्ट के ऊपर बहुत फ़ोकस किया कि जो भी हमारे पास्ट है, जो भी हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है, वो हमारे बिहेवियर को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि जो प्रेज़ेंट है, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से हमारा जो है वो बिहेवियर ज़्यादातर गवर्न होता है कि जहाँ पर हम एट प्रेज़ेंट हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव आया, जिनका मेन फ़ोकस था कि कल्चर और हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरीके से जो है डिफरेंट एनवायरनमेंट का जो डिफरेंट एस्पेक्ट है या सोशल नॉर्म्स है या हमारे क्लास डिफरेंस है, ये जो है किस तरीके से हमारे वेस्टर्न कल्चर्स को और हमारे एशियन कल्चर को प्रभावित करते आए हैं। तो इसमें 2 तरीके के हमने चीज़ें देखी, एक तो इंडिविजुअलिज़्म, जो कि हमारा एक वेस्टर्न कल्चर प्राइमरीली जहाँ से ओरिजिनेटेड है, और कलेक्टिविज़्म जो कि एशियन कल्चर की हर होल सोसाइटी को जब लेकर के चल रहे हैं, तो दैट इज़ कलेक्टिविज़्म। इसी के क्षेत्र में लियोन फेस्टिंगर ने कहा कि जब हमारा हमारे अपने ओपिनियन और हमारे एटीट्यूड हमारे कल्चर के नॉर्म्स और वैल्यूज़ से मतभेद हो जाता है, तो हम एक डिसोनेंस की स्थिति में आ जाते हैं, जिसको कि उन्होंने कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा, कि हम पूरी तरीके से एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ जाते हैं कि ऐसा क्या है कि हमारा जो वो है भी नॉर्म्स हैं, हमारे जो ओपिनियन है, वो किस तरीके से हमारे कल्चर के नॉर्म से बिल्कुल ही डिफरेंट है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो कि कंटेम्प्रेरी अप्रोच में जब हम आगे बढ़े, तो हमने देखा कि किस तरीके से जो बायोलॉजिकल बेसिस है बिहेवियर का, किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन, हमारा हार्मोन्स, ग्लैंड जो है हमारे, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है हमारे बिहेवियर को समझाने के लिए। अगर हम कोई भी बिहेवियर करें तो उसके पीछे क्या हार्मोन है, माइंड कैसे, किस तरीके से ब्रेन हमारा वर्क कर रहा है, तो जो भी हमारा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। उसके बाद इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, जो कि चार्ल्स डार्विन से बहुत फेमस हुआ, उनकी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन जो थी वो उससे ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और इन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन है वो डार्विन ने 3 उसके बेसिक कंपोनेंट बताए, जिसमें से जो इनहेरिटेंस है, ये जो जेनेटिक है, या वेरिएशन है, या सिलेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन्होंने स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में बताया है। और साथ ही साथ डिफरेंट स्पीशीज़ में इन्होंने बिहेवियर को एग्जामिन किया, जैसे कि एग्रेशन है, हर एक स्पीशीज़ में किस तरीके से होता है, करता है, या मेटिंग का प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में हमें कैसे देखने को मिलता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी हमारा जो बिहेवियर है, जैसे कि एग्रेशन है, वो हमारे जीन्स के से जो है वो डिटरमाइंड होता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफ़र होता है। कहने की बात है कि अगर एक जनरेशन में एग्रेसिव बिहेवियर हमें दिखाई दे रहा है, तो उसके आगे की जो जनरेशन है उसके अंदर भी हमें एग्रेशन का बिहेवियर दिखाई देगा, क्योंकि वो उसके जीन्स में है, क्योंकि वो उसके ब्लड में है कि वो एग्रेशन वो पीढ़ी भी एग्रेशन दिखाई देखेगी, क्योंकि वो पिछली पीढ़ी से ही क्या हो रही है, वो चीज़ उसको मिल रही है। तो इवोल्यूशन में ये देखा गया कि ह्यूमन कैसे सर्वाइव कर रहा है, कैसे उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके से उसका जो है वो अडाप्टेशन का प्रोसीजर हो रहा है, किस तरीके से जो है वो जीन्स के थ्रू हमारे बिहेवियर डिटरमाइन हो रहे हैं, किस तरीके से डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो बिहेवियर को करती हैं, यानी जैसे अगर मेटिंग है तो कैसे हो रहा है, एग्रेशन है तो वो कैसे हो रहा है। और साथ ही साथ
इन लोगों ने इसके पर तो फ़ोकस किया ही किया, लेकिन जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स थे, उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया। उन्होंने उसको डिस्कार्ड नहीं किया कि केवल जेनेटिक फैक्टर्स ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और लेकिन जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, ये भी हमारे बिहेवियर को, एक्चुअल बिहेवियर को बनाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेज़ और ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ हम दोनों तरीके से देख चुके हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में जहाँ पर हमने स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि विलियम वुंड, और फंक्शनलिज्म जो है, ये सब हमने इन 2 स्कूल्स के बारे में देखा, गेस्टाल्ट अप्रोच के बारे में देखा। साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी अप्रोचेज़ भी हमने देखे कि किस तरीके से हम ट्रेडिशनल स्कूल से निकल कर के मॉडर्न स्कूल की तरफ बढ़े, और हर एक जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बिहेवियर को आगे बताने की कोशिश की। तो बीपीसीसी 131 के उसमें हमने जो है सारे अप्रोचेस को देख लिया। अब आगे के इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्या साइकोलॉजी का क्या स्कोप है, किस तरीके ऐसे साइकोलॉजी के कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी का जो है स्कोप जो है वो काफ़ी वाइड हो चुका है, मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो चुका है। तो उसमें कौन-कौन सी ऐसी मुख्य उसके उपक्षेत्र हैं जिनके बारे में स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि क्या साइकोलॉजी किस तरीके से जो है हमारी लाइमलाइट में आ रही है। तो ये जितने भी हमारे कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस थे, कि और साथ ही साथ साइकोलॉजी क्या है, उसको किस तरीके से हमने साइंस कंसिडर किया है, और हमारे कौन-कौन से अप्रोच है जो कि साइकोलॉजी में बाहर निकल कर के आए हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में हम सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी एंड स्कोप एंड नेचर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।